Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss race and racism. So let's start. So we are going to discuss that whether race is a biological concept or a social construct. ठीक है, race is a myth, is a biological concept or a social construct. इसी पे आज का ये लेक्चर है. तो अगर हम देखें कि इसकी हिस्ट्री पे जाएं कि रेस वर्ड की ओरिजिन कैसे हुई और ये कॉन्सेप्ट कैसे मीन्स सामने आया, लोगों को कैसे पॉपुलेशन को डिवाइड करना शुरू किया गया. तो इसकी शुरुआत जो है 18th-19th सेंचुरी में सबसे पहले शुरुआत हुई थी. 18th-19th सेंचुरी जब कॉलोनियल रूल पूरे विश्व में जो है फैल रहा था, और जो कॉलोनियल पीपल थे, ब्रिटिश पीपल, वो पूरे विश्व में अपनी पावर मतलब रूल कर रहे थे, पावर इस्टेब्लिश कर रहे थे. और ऐसे टाइम पर लोगों को उन्होंने सेग्रीगेट करने की पॉलिसी से एंड टू क्लेम देयर सुपीरियोरिटी मीन्स वाइट्स नॉन वाइट्स पर अपनी सुपीरियोरिटी क्लेम करने के लिए उन्होंने लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की. वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की, और उसी से ये टर्म की शुरुआत हुई, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, और इसको इन्होंने साइंटिफिक बेसिस देना शुरू किया. माना कि ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो अगर इसकी टर्म की ओरिजिन पे जाएं तो सबसे पहले इस टर्म को जो क्वाइन किया था, ये सबसे पहले यूज किया था इस टर्म को बफन ने 1749 में इस टर्म को सबसे पहले बफन ने यूज किया था. और लिनेयस ने सबसे पहले ह्यूमन की मींस जो डाइवर्सिटी की ह्यूमन डाइवर्सिटी को मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में बांटने की कोशिश की थी लिनेयस ने 1735 में. ठीक है, तो 4 ह्यूमन वेराइटीज उन्होंने बताई, मीन्स जो डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप है ह्यूमन के, उनको 4 में बांट दिया उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने यूरोपियंस एक ग्रुप बनाया, फिर अमेरिकन्स का एक बनाया. ठीक है, और ये मंगोलाइट्स का एंड नीग्रोस. ठीक है, तो इन 4 में उन्होंने पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन को 4 में बांट दिया, जिसमें कि यूरोपियंस को उन्होंने मोस्ट सुपीरियर माना, जो यूरोपियंस हैं. उसके बाद अमेरिकन्स, देन मंगोलॉइड्स एंड देन नीग्रोइड्स. इंफीरियर वंस मींस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने माना कि सबसे जो मोस्ट इंफीरियर नीग्रोज हैं एंड मोस्ट सुपीरियर आर. तो सुप्रीमेसी क्लेम करने के लिए मोस्ट ऑफ द जो कॉलोनियल मतलब समय के जो रूल के समय के जो साइंटिस्ट थे, वेदर दे आर सोशल साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट, उन सभी का जो था वो सुप्रीमेसी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे डेफिनीशंस लाई, उन्होंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स प्रूव किए, जिससे कि जो कॉलोनियल पीपल्स हैं वो अपनी पावर को मेंटेन कर सकें, क्लेम कर सकें. और इसीलिए एक सोशल हायरार्की मेंटेन करने के लिए उन्होंने सोशल हायरार्की को क्रिएट करने के लिए, जिससे कि कॉलोनियल्स अपना सोशल प्रिविलेज और पावर दूसरों पर एंजॉय कर सकें, इसी के लिए टर्म रेस की उत्पत्ति हुई. और इसको माना गया कि इट वाज अ सोशल कॉन्सेप्ट. मीन्स हुटन ने इसको डिफाइन किया था. हुटन ने डिफाइन किया कि इट्स अ ग्रुप ऑफ शेयर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो कि दूसरों से डिफर करते हैं. तो एक रेस के पीपल आपस में सिमिलर होते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, और दूसरी रेस के पीपल भी आपस में सिमिलर, तो दो रेसेस के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, और इस तरह लोगों को उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने की शुरुआत की. ठीक है, तो इस तरह जो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या साइंटिफिक बेसिस दिया गया इसको. पर 20th सेंचुरी आते आते जो सोशल साइंटिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने माना कि ये रेस जो है वो एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है. रेस इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. ठीक है, तो इसको सोशल कॉन्स्ट्रक्ट माना, ना कि ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट्स अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. कुछ जेनेटिक्स थे जिसमें कि डॉब्जेंस्की हैं, उन्होंने अपना जेनेटिक डेफिनेशन रेस का दिया. ब्रेडसेल ने जेनेटिक डेफिनेशन दिया 1972 में, ब्रेडसेल ने दिया. एंड 19
एंड 1944 में डॉबझिन्स्की ने दिया जेनेटिक डेफिनेशन ऑफ रेस। ठीक है, तो जेनेटिक डेफिनेशन ऑफ रेस जो है डॉबझिन्स्की ने जो दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है, तो डॉबझिन्स्की ने बोला, डॉबझिन्स्की ने 1944 में 1944 में 1944 में बोला कि इट्स अ ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पीपल। मींस ये एक ऐसा ग्रुप है जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पीपल्स का ग्रुप है। तो दो अगर रेसेस हैं तो दो आपस में क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। मींस आपस में उनकी जीन की शेयरिंग नहीं हो रही है। तो उनके बीच में जीन की शेयरिंग नहीं, इसका मतलब उनके बीच में जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। टू रेसेस आर जेनेटिकली डिफरेंट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो इन्होंने आइसोलेशन बताया, तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पीपुल्स के ग्रुप को उन्होंने रेस बोला। ठीक है, विच आर जेनेटिकली डिफरेंट टू ईच अदर। इसी तरह जेबी ब्रेडसेल ने 1972 में दिया। ब्रेडसेल ने 1972 में जेनेटिक डेफिनेशन रेस की थी, और उन्होंने बताया कि इट्स एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन हुज जीन पूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है जिसमें कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर लोग आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, दो डिफरेंट मतलब लोग, और उसमें जो है जिनके जीन पूल जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो जो होल जेनेटिक कंपोनेंट है पूरी पॉपुलेशन का, वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन हुज जीन पूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉपुलेशन। तो इस तरह ये भी जेनेटिक डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं दो डिफरेंट पॉपुलेशंस में, और इस तरह जेनेटिक कॉन्सेप्ट जो है रेस का ये लाते हैं। तो इनके हिसाब से, डॉबझिन्स्की के हिसाब से भी ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही है, जिसमें कि बायोलॉजिकली वो डिफरेंट है और उनके जीन्स भी आपस में वैरी कर रहे हैं, दो डिफरेंट पॉपुलेशन, बिकॉज दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स। ब्रेडसेल भी कहते हैं कि जीन पूल इनके डिफर करते हैं, एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जिनकी जीन पूल डिफर करते हैं फ्रॉम अदर पॉपुलेशन। तो इस तरह, लेकिन 20वीं सेंचुरी के जाते जाते ये जो पूरे जो साइंटिफिक जो मतलब कम्युनिटी के लोग थे, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने माना कि इट्स अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, क्योंकि कॉलोनियल पीपुल ने लोगों को सेग्रीगेट करने के लिए, उनके ऊपर पावर अपनी बनाए रखने के लिए ऐसा किया होगा कि वाइट्स को नॉन वाइट से अलग किया, और वाइट्स जिससे कि नॉन वाइट्स पर रूल कर सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत इसी तरह हुई, जिसको कि 20वीं सेंचुरी आते आते वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया और माना कि नहीं, ये जस्ट एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। क्योंकि अगर बायोलॉजिकली माने तो विद इन अ रेस, एक ही रेस के अंदर, अगर कॉकसॉइड रेस है तो कॉकसॉइड रेस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें भी तमाम वेरिएशंस पाए जा सकते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो इस तरह रेस के रूप में हम कोई भी पॉपुलेशंस को मतलब एक मतलब इस बेसिस पर अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कोई एक ऐसी बाउंड्री नहीं है, इनके बीच में इंटरमिक्सिंग हुई होगी पास्ट में, जब लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे। जैसा कि हम अपने आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद होमो इरेक्टस, देन निंडरथल मैन, एंड देन होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस पूरे विश्व में इन एंड आउट ऑफ अफ्रीका वो माइग्रेट किए, मतलब अफ्रीका से लेके यूरोप, एशिया, हर जगह। तो इसका मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में आपस में इंटरमिक्सिंग हुई होगी, तो एक डेफिनेट रेस नहीं थी, एक ही रेस है। और इस तरह 21st सेंचुरी आते आते ये वैज्ञानिक ये मानने लग गए कि there is only one race, that is human race, and human race of a single species, that is homo sapiens। ठीक है, तो 21st सेंचुरी आते आते वैज्ञानिक ही मानने लगे कि एक ही रेस है, ह्यूमन रेस, और वो होमोसेपियंस स्पीशीज से ही बिलोंग करती है, चाहे वो किसी भी ओरिजिन का हो, कॉकसॉइड भी हो सकते हैं, मंगोलॉइड हो सकते हैं, निग्रोइड हो सकते हैं, कोई भी ओरिजिन के होंगे, वो अमेरिकन हो, ये अफ्रीकन हो, एशियन ओरिजिन के हो,
लेकिन वो सभी एक ही रेस से बिलोंग करते हैं और उन सबकी स्पीशीज होमोसेपियंस है। तो 21st सेंचुरी में क्लाइन मॉडल आता है और जिसमें कि वन स्पीशीज मॉडल आता है कि सभी एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, होमोसेपियंस से, और एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हुए भी उनमें किसी एक कैरेक्टर के लिए वेरिएशन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। कि अगर वो अमेरिका में रहने वाला कोई मंगोलॉयड ओरिजिन का पीपल है, तो अमेरिकन मंगोलॉयड जो हैं वो ईस्ट एशियन मंगोलॉयड से डिफरेंट, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो उनके ब्लड टाइप है वो वेरी करेंगे, ठीक है। तो क्लाइंट थोड़ी यही कहती है कि ब्लड टाइप वेरी कर सकता है, ये दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह क्लाइन मॉडल आया और एक स्पीशीज का मॉडल आया। तो यूनेस्को का स्टेटमेंट था 1966 में। यूनेस्को में ये मतलब यूनेस्को स्टेटमेंट इसको कहा जाता है, जिनमें उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट इकट्ठा होकर अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं और सब इस बात पे सब मतलब एग्री करते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू अ सिंगल रेस दैट इज होमो सेपियंस। ठीक है, तो सभी ह्यूमन सेपियंस से बिलोंग करते हैं, सभी एक सिंगल ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं। और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। प्योर रेसेस डू नॉट एग्जिस्ट। तो इस यूनेस्को स्टेटमेंट में बताया गया कि प्योर रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इंटरमिक्सिंग हुई है पहले भी और अभी तक हो रही है, तो इसलिए क्योंकि माइग्रेशंस होते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो प्योर रेसेस मीन जेनेटिकली होमोजीनियस पॉपुलेशन मिलना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इसको माना गया कि रेस इज बोथ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और सोशल कॉन्सेप्ट, दोनों पे ही हम एग्री कर सकते हैं। और इस तरह एक ही रेस है, एक ह्यूमन रेस है। और ग्रेट फिजिकल डिफरेंसेस जो है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से ही होते हैं। तो जितना सेपरेट रहेंगे, मीन दूर फार बाउंड्रीज रहेंगी, ज्योग्राफिकली हम आइसोलेटेड होंगे, उतना ही हमें जो है जेनेटिक डिफरेंसेस, फिजिकल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। ओके, तो जेनेटिकली होमोजीनियस पॉपुलेशन मिलना आज के समय में तो और भी मुश्किल है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आज बेटर कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज हैं उसकी वजह से और भी तेजी से इंटरमिक्सिंग होती है पॉपुलेशन में। तो एक रेस होना, ये कॉन्सेप्ट आया। और मतलब डिफरेंट रेसेस का जो कॉन्सेप्ट था वो हम मान सकते हैं कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अभी भी आप लोगों को वेरिएशन देख सकते हैं। तो ये ह्यूमन डाइवर्सिटी है। जिस तरह एनिमल्स में, प्लांट्स में डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, सब एक जैसे नहीं दिखते, वैसे ह्यूमंस में भी डिफरेंट फीचर्स पाए जा सकते हैं, पर अल्टीमेटली वो एक ही ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं, दैट इज होमो सेपियंस। ओके, तो इस निष्कर्ष पे आए 1966 के यूनेस्को स्टेटमेंट पे। और 21st सेंचुरी आते आते क्लाइन मॉडल आ गया, जिसमें कि एक ही रेस है, जो कि यूनेस्को स्टेटमेंट में माना ही गया था 20th सेंचुरी में, जिसको 21st सेंचुरी में क्लाइन मॉडल के थ्रू और आगे बढ़ाया गया और माना गया कि एक ही रेस के भीतर भी जो हमको वेरिएशन मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह रेस एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट भी है, और जिसकी शुरुआत जो है 18-19 सेंचुरी में ड्यूरिंग द कॉलोनियल पावर हुई थी। इसमें रुडयार्ड किपलिंग ने एक पोयम भी लिखी थी, वाइट मैन्स बर्डन। वाइट मैन्स बर्डन 1899 में ये पोयम बहुत प्रचलित हुई थी। और उन्होंने जो फिलीपींस पर अमेरिकन वो हमला किए थे, उनके ऊपर पावर अपनी मतलब क्लेम करना चाहते थे, उसी पे उन्होंने इसको सपोर्ट करते हुए अमेरिकन का फिलीपींस पर पावर को सपोर्ट करते हुए कॉलोनियल पावर को रुडयार्ड किपलिंग ने व्हाइट मैन्स बर्डन लिखा था। उन्होंने इस पे शो किया था कि ये जितने भी नॉन वाइट्स हैं, वेदर दे बिलोंग टू अफ्रीका और एशिया, वो सभी क्या हैं, व्हाइट मैन्स के ऊपर बर्डन है। मीन्स वो उनको सिविलाइज करने की सारी कोशिशें कर रहे हैं, उनको इकोनॉमिकली और दूसरे तरीके से उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कल्चरली सोशली उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उनको सिविलाइज्ड बनाने का सारा जिम्मा कॉलोनियल्स के ही कंधों पर है। और इसीलिए उन्होंने लिखा व्हाइट मैन्स बर्डन, एक पोयम लिखी 7 ईस्ट इंडिया की। ओके,
तो इस तरह जो कॉलोनियल जो बिलीव्स थी उस समय की लोगों की, उसी से समाज को बांटने की उन्होंने कोशिश की, और सोशल एक प्रकार से ये सेग्रीगेशन था सोशल हायरार्की को क्रिएट करने के लिए, जिससे कि वो सोशल प्रिविलेज और पावर को एंजॉय कर सके। ठीक है, अपनी सुप्रीमेसी, अपनी सुपीरियोरिटी नॉन वाइट्स पर मेंटेन कर सकें। तो अगर इसकी हम शुरुआत पे जाएं कि रेस जैसे कॉन्सेप्ट, जिसको कि हमने बताया कि कॉलोनियल रूल के समय ही हुआ था, तो 19th सेंचुरी में जब डार्विन की जो थ्योरी आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, तो जिसको हम डार्विनिज्म कहते हैं, डार्विनिज्म 1859 में डार्विनिज्म, तो इससे बहुत प्रभावित हुए थे जो कॉलोनियल पीपल्स थे। उन्होंने जो है इसका बेसिस लेकर लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया, और नॉन वाइट्स को माना कि वो मतलब जो उनकी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो कॉन्सेप्ट था, जिसको कि उन्होंने स्पेंसर से लिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो जो टर्म था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, और ये इनकी थ्योरी में भी इंट्रोड्यूस हुआ था, डार्विन की थ्योरी में 1859 में। और ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है डार्विनिज्म की, वो ये बताती है कि दोज हु आर मतलब फिट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के अनुसार फिट है या सूटेड हैं, वही सेलेक्ट होते हैं, नेचुरली सेलेक्ट होते हैं, अदर जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो नेचुरली सेलेक्ट होते हैं और दूसरे जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं बाय द एनवायरनमेंट। और सेम इसी कॉन्सेप्ट को जो है कॉलोनियल्स ने रेस थ्योरी में अप्लाई किया। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना कॉन्सेप्ट सोशल डार्विनिज्म दिया। तो डार्विनिज्म के बाद उन्होंने सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी दी, और 1864 में उन्होंने सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी दी। 1864 मींस जो डार्विन की थ्योरी 1859 में आई थी, डार्विनिज्म बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लेते हुए, यहाँ पर उन्होंने सोशल डार्विनिज्म दिया कि सेम जैसा कि नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचर जो है उन्हीं को सेलेक्ट करती है जो नेचुरली सूटेड होते हैं या फिट होते हैं एक एनवायरनमेंट के प्रति, या एडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हीं को नेचर एक्सेप्ट करती है, बाकी को रिजेक्ट कर जाती है, बाकी रूल्ड आउट हो जाते हैं। सेम ऐसा ही समाज के केस में होता है। और उन्होंने माना कि जो सोशली फिट है, जो समाज के लिए फिट है, और जो अनफिट वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो समाज के डेवलपमेंट में आगे योगदान देंगे, और जो अनफिट है वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और इसी का फायदा उठाया एडोल्फ हिटलर ने। नाजी जर्मनी का जो एडोल्फ हिटलर था, उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के समय 1941 से 45 के बीच में जितने भी ज्यूज थे, उनको सबको माना कि ये डिफेक्टिव जर्म क्लास से बिलोंग करते हैं, मींस डिफेक्टिव जीन्स है इनके अंदर, जिसमें यूजेनिक्स की थ्योरी भी जो है इसी डार्विनिज्म की थ्योरी से या सोशल डार्विनिज्म से प्रभावित होकर यूजेनिक्स जो है फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। यूजेनिक्स 1883 में दिया था। 1883 में फ्रांसिस गाल्टन ने यूजेनिक्स की थ्योरी दी थी, और उन्होंने भी ये बताया था कि जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, अनवांटेड जीन्स होते हैं, उनको हटा देना चाहिए, जिससे कि प्योर रेस, प्योर जीन्स बचे रह जाए। तो इनका भी रेशियल सुप्रियोरिटी या सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए, वाइट्स की कॉलोनियल सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए इन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसको कि पूरे विश्व में तमाम सोशल साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया था। और ज्यूज के ऊपर जो हमने बताया कि हिटलर ने जो अपना क्या कहते हैं जो होलोकॉस्ट किया था या जीनोसाइड किया था, ज्यूज को मारा था भारी संख्या में, वो इसी डार्विनिज्म और सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी से प्रभावित होकर किया था। और जो है भारी संख्या में ज्यूज की हत्या हुई थी, तो उन्होंने माना कि ये डिफेक्टिव जर्म क्लास से बिलोंग करते हैं, और इनको डिफेक्टिव जो जीन्स हैं उनको हटा देना ही चाहिए, तो जिससे कि प्योरिटी मेंटेन रहे। तो अपना जो साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, और जिन पर उनको पावर करना है, उनको रूल्ड आउट करने के लिए या उनको दबा कर रखने के लिए, जो है जो सुपीरियर
पीपल्स थे उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। तो उन्होंने माना कि दे बिलोंग टू सुपीरियर रेसेस एंड दे कैन जो वो ऑपरेशन कर मतलब ऑपरेस्ड कर सकते हैं या लोगों को मतलब उनका शोषण कर सकते हैं ऐसे लोगों का जो नॉन वाइट्स है। और इस तरह पूरे विश्व में जगह जगह जो भी रूलिंग पावर्स थी उन्होंने लोगों को इस तरह सताना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, तो इस तरह के जो ख्याल थे तो ये जो यूजेनिक्स का मॉडल था फ्रांसिस गाल्टन का, इसको माना गया कि ये इमोरल है, सीडो साइंटिफिक है। सीडो साइंटिफिक इमोरल मॉरल है, जिसने कहा कि जो कुछ डिफेक्टिव जीन्स होते हैं उनको हटा देना चाहिए, जिसमें कि तमाम देशों ने स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस करने लग गए, क्योंकि जिन लोगों को वो मानते थे कि दे आर रेशियली इंफीरियर हैं, निग्रोज हैं या दूसरे एशियंस हैं, उनको उन्होंने स्टरलाइजेशन से उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और दूसरा एक उदाहरण है ज्यूस के ऊपर अत्याचार जो हिटलर के द्वारा किया गया था। तो ये यूजेनिक्स मॉडल से ही प्रभावित होकर, डार्विनिज्म और यूजेनिक्स मॉडल से प्रभावित होकर ही ऐसी प्रैक्टिसेस करने लग गए थे। ठीक है, तो सोशल डार्विनिज्म जो हर्बर्ट स्पेंसर का था वो भी रेशियल जो ये कॉन्सेप्ट था इससे ही प्रभावित था। कॉलोनियल जो सुप्रीमेसी थी उसी से प्रभावित था। उन्होंने सर्वाइवल द फिटेस्ट जो कॉन्सेप्ट भी दिया था। सोशल डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से जाना जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में ही उन्होंने ये सोशल डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट और सर्वाइवल द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट दिया था 1864 में। 1850 में ही उन्होंने अपनी बुक सोशल स्टैटिक्स में ये मतलब स्टेटमेंट दिया था कि इंपीरियलिज्म हैड सर्व्ड सिविलाइजेशन बाय क्लियरिंग द इंफीरियर रेसेस ऑफ अर्थ। ये उनका स्टेटमेंट था। इंपीरियलिज्म हैड सर्व्ड सिविलाइजेशन बाय क्लियरिंग द इंफीरियर रेसेस ऑफ अर्थ। तो इसका सीधे सीधे मतलब निकलता है कि जो पावर में लोग थे, कॉलोनियल पीपल थे, इंपीरियल पावर से लोग बिलोंग करते थे, वो दूसरी इंफीरियर रेसेस को इस अर्थ से हटाकर वो सिविलाइजेशन को सर्व कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट था उनका। और एक बार उनसे जब विचार मांगे गए कि अगर जो चाइनीज पीपल हैं या जापानीज पीपल हैं, अगर वो अमेरिकन के साथ ब्रीड करते हैं, मींस इंटरब्रीडिंग अगर होती है, तो उन्होंने अपने जवाब में ये बताया कि इफ दे मिक्स दे मस्ट फॉर्म अ बैड हाइब्रिड। दे मस्ट फॉर्म अ बैड हाइब्रिड। तो इतनी ज़्यादा उनके अंदर जो रेशियल इस तरह की जो है विचारधारा थी, रेस को मानते हुए लोगों में अलगाववाद वाली विचारधारा थी, वाइट्स एंड नॉन वाइट्स के बीच में ये सेग्रीगेशन करते थे। और क्योंकि जिससे कि इनकी पावर बनी रहे, तो उन्होंने माना कि अगर वो मिक्स करते हैं, चाइनीज जापानीज अगर अमेरिकन के साथ मिक्स करते हैं, तो बैड हाइब्रिड जो है वो पैदा होगी। ठीक है, तो दे मस्ट फॉर्म अ बैड हाइब्रिड, ऐसा मानना था हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, 1864 में अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी में। ठीक है, तो इस तरह इनका जो है कॉन्सेप्ट था। उन्होंने बताया कि इससे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, बैड हाइब्रिड प्रोड्यूस होंगी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, और इस तरह की अगर इंटर मैरिजेस होती हैं और इमेंस सोशल मिसचीफ जो है इस तरह पैदा होंगी। ठीक है, तो इस तरह के विचार मतलब रेस को लेकर उस समय के सोशल मतलब साइंटिस्ट में हुआ करते थे। ठीक है, तो डार्विन और स्पेंसर या यूजेनिक्स मॉडल जो गाल्टन का था, अगर इनका माने तो ये इस तरह जो कॉलोनियल जो सुप्रीमेसी को मेंटेन रखने के लिए इस तरह की थ्योरीज दे रहे थे। इसमें जो एक बड़ा मोड़ आता है 1887 में फ्रेंच बोआस के द्वारा। फ्रेंच बोआस के द्वारा, और फ्रेंच बोआस ने कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल रिलेटिविज्म का, जिसको आप लोग ने पढ़ा है।
कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी कल्चर, नो कल्चर इज सुपीरियर इंफीरियर, बट कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, तो उन्होंने बताया कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म कॉन्सेप्ट से उन्होंने बताया, उन्होंने बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि नो टू कल्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ईच कल्चर हैज इट्स ओन सुपीरियर यूनिक ट्रेड्स। ठीक है, तो नो कल्चर इज सुपीरियर इंफीरियर, ईच कल्चर हैज इट्स ओन यूनिक ट्रेड्स। हर कल्चर की अपनी यूनिकनेस होती है, कोई भी कल्चर आपस में सुपीरियर इंफीरियर नहीं होते हैं। कोई भी पॉपुलेशन में हम दो को आपस में एक दूसरे से इंफीरियर सुपीरियर नहीं मान सकते हैं। हर कल्चर की अपनी आपस में विशेषताएं होती हैं। और सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट यूनिलीनियर इवोल्यूशनिस्ट ने दिया था, टायलर मॉर्गन ने, इनकी भी रेशियल जो मतलब रेसिज्म के से प्रभावित है। सभी जो कॉलोनियल सुप्रीमेसी थी, इस तरह के विचारों से प्रभावित थे, जो वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में डिफरेंसेस पैदा करना चाहते थे, उनके ऊपर रूल आउट मतलब पावर करने के लिए ऐसे विचारों की उत्पत्ति हुई थी। और जिसको कि फ्रेंच बुआज ने अपने कॉन्सेप्ट कल्चरल रिलेटिविज्म से इसको दूर किया। तो उन्होंने बताया कि जो नो टू कल्चर्स आर सुपीरियर इंफीरियर, और हर कल्चर की अपनी यूनिकनेस है। तो सिविलाइजेशन या कल्चर वो एक दूसरे से सुपीरियर इंफीरियर ना होकर जो है मतलब रिलेटिव टू ईच अदर है, रिलेटिव टू ईच अदर है, बिकॉज ईच कल्चर इज ओन यूनिक ट्रेड्स। उन्होंने माना कि सिविलाइजेशन इज नॉट समथिंग दैट इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। सिविलाइजेशन, कल्चर ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंच बुआज के कॉन्सेप्ट। और फिर ये जो रेसिज्म जैसी जो भावनाएं थी, जिससे कि समाज में आपस में जो है डिस्पैरिटी पैदा हो रही थी, डिफरेंसेस पैदा हो रहे थे, और डिफरेंसेस पैदा हो रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन जिसको कह सकते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पर किया जा रहा था, रेशियल सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी के आधार पर, और जिससे कि साउथ अफ्रीका के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो अपार्थीड एक सिस्टम था। अपार्थीड आप लोग जानते होंगे, अपार्थीड एक पॉलिटिकल सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, जो 1948 से लेकर 1994 तक चला। ठीक है, ये अपार्थीड सिस्टम जो कि लीगलाइज्ड था। और यहाँ पर लीगलाइज्ड जो है रेसिज्म मतलब किया जाता था, लीगलाइज्ड रेसिज्म जो है इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर किया जा रहा था, जिसमें कि वाइट्स जो है नॉन वाइट्स पर अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम लाए थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो अमेरिकन या यूरोपियन पीपल्स अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रहते थे, वो अपना सुप्रीमेसी वहाँ के जो नेटिव्स साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल्स थे उन पर करने के लिए लीगलाइज्ड अपार्थीड सिस्टम लाए थे, एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसकी शुरुआत 1948 में हुई थी, लेकिन इसका एंड हुआ 1994 में। किनके द्वारा हुआ? इनके नेल्सन मंडेला के द्वारा हुआ। ठीक है, नेल्सन मंडेला के द्वारा हुआ, और एक और प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा भी हुआ। तो नेल्सन मंडेला इसमें प्रोमिनेंट फिगर है जिन्होंने इसका एंड किया। नेल्सन मंडेला, ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने ही इसका एंड किया अपार्थीड सिस्टम का 1994 में, और उसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, और डेमोक्रेसी वहाँ पर आ गई साउथ अफ्रीका में। ओके, तो इस तरह ये भी एक रेसिज्म का जो है उदाहरण है कि रेसिज्म के को बनाए रखने के लिए इस तरह जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सोशल हायरार्की को क्रिएट करने के लिए अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम लाया गया था साउथ अफ्रीका में 1948 में बाय द यूरोपियंस और द कॉलोनियल्स to enjoy their supremacy over the non-whites or the Negroes or the black peoples of the Africa. Okay, and which was ended in 1994 by Nelson Mandela.
ठीक है, एंड विच हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। ओके, तो ये इस तरह हम लोगों ने देखा कि इस तरह डिफरेंट मीन्स वर्ड के डिफरेंट हिस्सों में किस तरह रेसिज्म, जो रेसिज्म है, रेस और रेसिज्म, तो रेस को हमने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या सोशल कॉन्स्ट्रक्ट माना, लेकिन रेसिज्म क्या है, वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। जो कॉलोनियल की थ्योरी थी, या जो उस समय के साइंटिस्ट थे, चाहे वो डार्विन हो, चाहे स्पेंसर हो, चाहे फ्रांसिस गैल्टन हो, उन उन सभी ने ये कोशिश की कि ये सुपीरियोरिटी मेंटेन रहे और इस तरह सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो वाइट्स के द्वारा नॉन वाइट्स पर। ठीक है, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिला और उसी को रेसिज्म कहते हैं, रेसिज्म। ठीक है, तो रेसिज्म क्या है? रेस के आधार पर जब हम आपस में भेदभाव करते हैं दो डिफरेंट पीपल पॉपुलेशंस पर, और उनको तमाम अपॉर्चुनिटीज से हम दूर रखते हैं, चाहे वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हो या मतलब इसमें क्या कहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हो, या पब्लिक प्लेसेस में जाने की कोई छूट हो, तो इस तरह की चीज़ों से उन्हें बाध्य रखना, उन्हें ना जाने देना, उनमें रेस्ट्रिक्शंस करना, और उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन करना, तमाम रिलीजियस एक्टिविटीज से उनको दूर रखना, पब्लिक प्लेसेस में ना जाने देना, तमाम ऐसे मीटिंग्स या उनके रहने की जगह ही एकदम सेपरेट कर देना, वाइट पीपल से नॉन वाइट्स का रहने का प्लेसेस एकदम सेपरेट कर देना, जैसा कि अपार्थीड जो पीपल, जो मतलब अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, अमेरिका में अभी भी वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम देखा जा सकता है। मीन्स ये जो रंगभेद की नीति, जिसको हिंदी में रंगभेद कहते हैं, ये रंगभेद के आधार पर जो है रेसिज्म जिसको कहते हैं, कलर के आधार पर या कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम आपस में लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके बीच में भेदभाव करते हैं, और जिसको कि कुछ इंग्लिश मिशनरीज ने फैलाया कि इंडिया में भी कास्ट जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं रेसिज्म से प्रभावित है, पर ऐसा नहीं है। कास्ट बेस्ड सिस्टम का जो ओरिजिन है या उसका जो अभी तक चला आ रहा है, वो उसका एकमात्र रेसिज्म या सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसका कारण नहीं था, बल्कि वो डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर किया गया था, या जो स्पेशलाइज्ड है जिन एक्टिविटीज में, उसके आधार पर कास्ट का डिवीजन किया गया था। पर जो रेसिज्म है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रेसेस में बांट देना, लोगों को उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उनके रंग रूप के आधार पर बांट देना, ये जो है भेदभाव को बढ़ावा देता है, और इससे लोगों ने, जो वाइट्स ने लोगों पर अत्याचार किए, और इस तरह के लोगों को काफी मात्रा में लोगों की हत्याएं हुई नॉन वाइट्स की, उनको स्लेव्स के रूप में, स्लेवरी उस समय बहुत चलती थी, तो जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक्स को स्लेव्स के रूप में यूज करते थे। इसी तरह जो इंडिया में भी जो कॉलोनियल, जब कॉलोनियल रूल था यहाँ पर अंग्रेजों का, तो उन्होंने जो है इंडियंस को स्लम डॉग कहा। इस पे एक फिल्म भी बनी थी, स्लम डॉग मिलियनेयर, तो स्लम डॉग, ठीक है, या अभी भी भारत को सपेरों का देश, इनका मतलब तो इस तरह कुछ कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। तो इस तरह जो, क्योंकि उनके दिमाग में, जो उनके माइंडसेट में ये भरा हुआ है कि दे आर सुपीरियर देन अदर्स। ठीक है, तो अदर्स क्या है? अफ्रीकन है, एशियंस है। तो यूरोपियंस या अमेरिकन्स के दिमाग में ये बात है कि वो सुपीरियर रेस से बिलोंग करते हैं, कॉकसवाइड रेस से बिलोंग करते हैं, एंड दे आर सुपीरियर देन अदर्स, और इसीलिए इसी मेंटेलिटी के साथ उन्होंने पूरे विश्व में जो है राज्य किया, और इस तरह लोगों में जो है आपस में अपॉर्चुनिटीज या दूसरी चीज़ों से दूर रखने के लिए उन्होंने सोशल सेग्रीगेशन या सोशल हायरार्की क्रिएट की, और वाइट्स एंड नॉन वाइट्स के बीच में इस तरह, मीन्स दोज मतलब जो रूल करते थे और जिनके ऊपर रूल होता था, इस तरह दो में विभाजन हो गया। ठीक है, और इस तरह की रेसिज्म, जो रेशियल मतलब रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह की भावना की उत्पत्ति हुई, और जिसका कि अभी जो 21st सेंचुरी में काफी कुछ चेंज आया है लोगों में, और जागरूकता आई, और इस तरह की चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ठीक है,
तो अभी हम बात कर रहे थे रेसिज्म की और फ्रेंच बोआस के कॉन्सेप्ट की, जिसमें कि कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने 1887 में दिया था। फिर आता है 1994 में हर्स्टीन एंड मूरे ने अपनी बुक बेल कर्व इन्होंने अपनी बुक बेल कर्व में बताया कि दो डिफरेंट रेसेस के बीच में इंटेलिजेंस का अंतर हो सकता है। उन्होंने बताया कि जो अमेरिकन्स हैं या यूरोपियंस हैं, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द ब्लैक अमेरिकन्स एंड अफ्रीकन्स। ठीक है, तो जो वाइट अमेरिकन्स हैं या ईस्ट एशियंस हैं, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन ब्लैक अमेरिकन्स एंड अफ्रीकन्स। तो अपनी बुक बेल कर्व, जिसको कि उन्होंने 1994 में लिखा था, और इसमें उन्होंने बताया कि रेस के आधार पर इंटेलिजेंस में भी डिफरेंसेस होते हैं, और ब्लैक अमेरिकन्स और अफ्रीकन्स जो है वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं दैन द वाइट अमेरिकन्स एंड ईस्ट एशियंस। तो उनका कहने का मतलब यही था कि सुपीरियर रेसेस आर मोर इंटेलिजेंट दैन द इंफीरियर रेसेस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस तो बाद में इसको भी क्रिटिसाइज किया गया और बताया गया कि इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ रेशियल आधार पर नहीं, इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि दो रेसेस जो कि सुपीरियर इंफीरियर के आधार पर बांट दी गई, उनमें इंटेलिजेंस का इस तरह हम डिफरेंस देख सकते हैं। बट रेस इंटेलिजेंस इज बोथ अफेक्टेड बाय द जीन्स एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो है जीन्स के द्वारा या एनवायरनमेंट के द्वारा इफेक्ट हो सकता है। एक ही रेस के बीच में भी डिफरेंट पीपल में जो लोग हैं, उनके बीच में इंटेलिजेंस का अंतर पाया जा सकता है। तो इस तरह इनकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया बेल कर्व की बुक में, जो उन्होंने इंटेलिजेंस का बेसिस लेकर बताया कि दो डिफरेंट रेसेस में कैसे इंटेलिजेंस डिफर कर रही है, पर जिसको कि बाद में क्रिटिसाइज किया गया और बताया गया कि ये एक ही पॉपुलेशन में, एक ही रेस के अंदर भी आपको इंटेलिजेंस में डिफरेंस मिल सकता है, एंड इज बोथ अफेक्टेड बाय द जीन्स एंड द एनवायरनमेंट। ओके, तो इस तरह हम कुछ मतलब इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे रेस की थ्योरी आई और इसमें डिफरेंट लोगों का क्या क्या योगदान था रेशियल थ्योरी को, मतलब इसके ओरिजिन में और इसके डेवलपमेंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन, जो हमने रुडयार्ड किपलिंग की बुक पोयम बताई थी कि रुडयार्ड किपलिंग ने 1899 में एक पोयम लिखी थी, जिसमें कि अमेरिकन फिलीपींस पीपल पर राज्य करने के लिए उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, और उस समय उन्होंने 7 स्टेंजा की एक पोयम लिखी जिसको कि व्हाइट मैन्स बर्डन कहा। टेक अप द व्हाइट मैन्स बर्डन, सेंड फोर द बेस्ट या ब्रीड, go bind your sons to exile to serve your captives' need, to wait in heavy harness, our flutters flock and wild, your new caught sullen peoples, half devil, half child। तो इसी से इनका रेसिज्म वाले थॉट्स दिखाई देते हैं कि किस तरह ये वाइट्स को सुपीरियर रखते हुए और इनको जितने भी नॉन वाइट्स थे उनको इन्होंने जो है बर्डन माना वाइट मैन का। तो यहाँ पर इस कार्टून बनाया गया, एक मैगजीन में छपा भी था उस समय 1899 में, वाइट मैन्स बर्डन करके ये कार्टून छपा भी था, और जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि जो अमेरिकन्स और ब्रिटिश पीपल हैं वो ये टोकरे में इन लोगों को ले जा रहा है, जिसमें कि सिविलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। मीन्स इनकी पूरी ये ड्यूटी है, और ये एक अपना कार्य समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर इनको सिविलाइज्ड कर रहे हैं। ठीक है,
तो दे आर प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको कि ये सिविलाइज इनको बना दें, इनकी पूरी मेहनत इस पर कर रही है, ऐसा इस कार्टून में दिखा रहा है। तो अमेरिकन जो है अपने टोकरे में अफ्रीकन को, फिलीपींस पीपल को ले जा रहे हैं, और जो ब्रिटिश पीपल हैं वो अपने टोकरे में चाइनीज, इंडियंस, अरेबियंस एंड अफ्रीकन्स को ले जा रहे हैं टू मेक देम सिविलाइज्ड। ठीक है, तो ये इस कार्टून से दिखाई दे रहा है। तो इसी पर ये पोएम लिखी थी व्हाइट मैन्स बर्डन, जिसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। 7 स्टैंजा की ये पोएम थी। यहाँ पर भी आप व्हाइट मैन्स बर्डन का कार्टून देख सकते हैं, जिसमें कि ये जो नॉन वाइट्स हैं उनको इस तरह रखा गया है और वाइट्स इनके ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह उस समय के विचार थे लोगों के, और उस तरह वो जो कोलोनियल्स थे वो लोगों पर अत्याचार करते थे, और ये शो करते थे कि दे आर बर्डन टू देम, ये इनके लिए बर्डन है, ये सैवेज माने जाते थे इनके अकॉर्डिंग। जिसमें टाइलर ने भी जो थ्योरी दी थी कल्चरल रिवोल्यूशनिज्म की, यूनिलीनियर, वो भी उसी से प्रभावित थी कि वो मतलब जो प्रिमिटिव पीपल्स हैं वो सैवेज थे और बाद में सिविलाइज्ड हो गए। वो इसी रेसिज्म या रेशियल सुपीरियोरिटी से ही प्रभावित वो थ्योरीज थी, जिसको कि बाद में डिफ्यूजनिज्म और न्यू एवोल्यूशनिज्म, फिर बाद में स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म और फिर कल्चर, मतलब दूसरी थ्योरी से उसको धीरे धीरे खारिज किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। ओके, तो इस तरह जो है हम देख सकते हैं कि उस समय का क्या समाज था, और उसमें कैसे सोशल हायरार्की को बनाने के लिए वाइट्स नॉन वाइट्स पर अत्याचार करते थे और उनको एज ए बर्डन समझते थे, और जिसको कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। ओके, सो लेस जो मतलब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो भी अभी तक बचा है सिलेबस से जुड़े हुए, जो और भी कॉन्सेप्ट है रेस से जुड़े हुए, एथनिक क्लासिफिकेशन है या रेशियल मतलब जो क्लासिफिकेशन है बाय डिफरेंट साइंटिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनको हम डिस्कस करेंगे। और पॉपुलेशन मॉडल, क्लाइन मॉडल और टाइपोलॉजिकल मॉडल जो दिए गए, जो कि हम अभी हम लोगों ने उसमें से डिस्कस भी किया है कि टाइपोलॉजिकल मॉडल 18-19 सेंचुरी में टाइपोलॉजिकल मॉडल था, फिर 20th सेंचुरी में आपका जेनेटिक्स ऑफ पॉपुलेशन मॉडल आता है, एंड देन क्लाइन मॉडल आता है 21st सेंचुरी में, जिसको कि 1 by 1 डिफरेंट साइंटिस्ट क्या क्या अपने विचार दिए वो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। और रेशियल और एथनिक क्लासिफिकेशन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने रेस को देखा कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक बायोलॉजिकल और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के रूप में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इस पर हम लोग ने आजकल डिस्कशन किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।